द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 9 का लोकेशन है बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया के घर में एक रूम में ये सीन होता है। नेरेसा आती है एक सर्वेंट के साथ। सीन 9 में हम लोग देखेंगे कि पोर्शिया को विन करने के लिए प्रिंस ऑफ एरागन आए हैं और वो सिल्वर कैस्केट को चूज़ करते हैं। सिल्वर कैस्केट का इंस्क्रिप्शन ये है कि जो मेरे को चूज़ करेगा उसको उतना मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है। और फिर वो क्या ओपिनियन देते हैं कि वो सिल्वर कैस्केट को किस रीज़न से चूज़ किए, वो उसका वो तर्क देंगे, रीज़न देंगे अपना। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उनके क्या हाथ लगता है, यानी कि सिल्वर कैस्केट में पोर्शिया का चेहरा, पोर्शिया का पिक्चर रहता है कि नहीं। तो नेरेसा का पहला डायलॉग है, क्विक क्विक आई प्रे दी, ड्रॉ द कर्टन स्ट्रेट, द प्रिंस ऑफ एरागन हैज टेकन हिज ओथ and comes to his election presently। नेरेसा बोल रही है अपने सर्वेंट से कि जल्दी से कर्टन हटाओ, प्रिंस ऑफ एरागन आ गए हैं और वो अपना चॉइस मेक करेंगे, मतलब वो चूज़ करेंगे सिल्वर, गोल्ड और लेड के कैस्केट में से कोई एक कैस्केट को, और इसलिए वो सर्वेंट वो डिस्प्ले कर रहा है उसको। एंटर द प्रिंस ऑफ एरागन, पोर्शिया एंड देयर अटेंडेंट्स। पोर्शिया बोलती है, Behold, there stand the caskets, noble prince. If you choose that wherein I am contained, straight shall our nuptial rites be solemnized। बोल रही है कि नोबल प्रिंस देखिए वो सारे कैस्केट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, और अगर आप वो वाला कैस्केट चूज़ करते हैं जिसमें मेरा पिक्चर रहेगा तो हम लोग का मैरिज सेरेमनीज परफॉर्म किया जाएगा। But if you fail, without more speech, my lord, You must be gone from hence immediately। अगर आप फेल करते हैं, अगर आप राइट कैस्केट चूज़ नहीं करते हैं, तो बिना किसी स्पीच के, यानी और हम लोग में और कोई बातचीत नहीं होगा और आपको यहाँ से तुरंत जाना होगा। तो प्रिंस ऑफ एरागन का डायलॉग है, आई एम एनजॉइंड बाय ओथ टू ऑब्जर्व 3 थिंग्स। यानी हम बाउंड है ओथ से कि हम 3 चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, और वो क्या है। फर्स्ट, नेवर टू अनफोल्ड टू एनीवन विच कैस्केट इट वाज आई चूज़। पहला, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम तीनों में से कौन सा कैस्केट चूज़ किए थे। नेक्स्ट, इफ़ आई फेल ऑफ द राइट कैस्केट, नेवर इन माई लाइफ टू वू अ मेड इन वे ऑफ मैरिज। अगर हम राइट कैस्केट को नहीं चूज़ कर पाए तो हम अपने लाइफ में कभी भी किसी भी लेडी को मैरिज के लिए प्रपोज नहीं कर सकते हैं। लास्टली, इफ़ आई डू फेल इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस, इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन। और अगर हम राइट कैस्केट नहीं चूज़ करते हैं, फेल कर जाते हैं, तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। तो पोर्शिया बोलती है, टू दीज इंजंक्शंस एवरी वन दैट स्वेयर दैट कम्स टू हज़ार्ड फॉर माई वर्थलेस सेल्फ। इंजंक्शंस मतलब कंडीशंस। ये सारा कंडीशंस को हर कोई फॉलो करता है, यानी हर कोई ओथ लेता है, हर कोई स्वेयर करता है, प्रॉमिस करता है कि इन तीनों कंडीशंस को वो फॉलो करेगा। जो भी मेरे को वो करने के लिए आता है, मैरिज में मेरा हाथ मांगने के लिए कैस्केट्स को चूज़ करता है, इसमें से एक भी कैस्केट को चूज़ करता है जब वो, तो ये तीनों कंडीशंस उस पर अप्लाई होता है। दैट कम्स टू हज़ार्ड फॉर माई वर्थलेस सेल्फ। पोर्शिया कह रही है कि उसका सेल्फ वर्थलेस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी यहाँ पे दिखा रही है, क्योंकि पोर्शिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है जिसको देखने के लिए और जिससे शादी करने के लिए हर चारों डायरेक्शन से मेन आते हैं। तो यहाँ पे वो ह्यूमिलिटी शो कर रही है, दैट कम्स टू रिस्क फॉर माई वर्थलेस सेल्फ। तो एरागन बोलता है, एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी, मतलब और हम भी अग्री किए हैं कि हम ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप, मतलब मे फॉर्च्यून फेवर द होप ऑफ माई हार्ट, मतलब लक मेरा साथ दे। गोल्ड, सिल्वर एंड बेस लेड, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हज़ार्ड ऑल ही हैथ। तो ये वाला डायलॉग, मतलब ये वाला इंस्क्रिप्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है तो लेड कैस्केट में ये वाला इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है कि जो मेरे को चूज़ करेगा उसको देना पड़ेगा और अपना सब कुछ रिस्क करना पड़ेगा।
यू शैल लुक फेयरर एर आई गिव और हज़ार्ड। तो एरागन लेड वाले कैस्केट के लिए ये डिसीजन ले रहा है कि तुम्हारे को ज़्यादा फेयर होना चाहिए, यानी लेड का कलर थोड़ा डल है, तो कह रहा है कि अगर इसका कलर ब्राइट होता तो हम भले कुछ रिस्क करते या कुछ देते। What says the golden chest? Ha, let me see. Who chooseth me shall gain what many men desire. तो गोल्ड कैस्केट के नीचे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि जो मेरे को चूज़ करेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत सारे मैन डिज़ायर करते हैं। What many men desire? That many may be meant by the full multitude that choose by show. तो इसको ये लग रहा है कि मैनी मैन से तो ये मतलब हो सकता है कि जो क्राउड है, जो फूलिश क्राउड है, जो अपना चॉइस आउटवर्ड अपीयरेंस को ध्यान में रख के बनाता है, उस फूलिश क्राउड से मैनी का मीनिंग निकाल रहा है। नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ड आई डथ टीच। और जो क्राउड है, जो फूलिश क्राउड है, वो क्या करती है कि वो उतना ही चीज़ देखती है जितना उसका फूलिश आई उसको दिखाता है। विच प्राइज नॉट टू द इंटीरियर, यानी वो अंदर स्टडी करने का कोशिश नहीं करता है। फूलिश क्राउड अंदर चीज़ों को देखने का कोशिश नहीं करता है, बस खाली ऊपरी दिखावा, आउटवर्ड अपीयरेंस से जितना भी उस जज कर पाता है उतना ही वो देखता है। प्राइज का मतलब है स्टडी। बट लाइक द मार्टलेट builds in the weather on the outward wall, even in the force and road of casualty. और फुलिश क्राउड क्या होता है? मार्टलेट की तरह है, मार्टिन बर्ड की तरह होता है, जो कि अपना नेस्ट को कहाँ पे बिल्ड करता है? आउटवर्ड वॉल में। मार्टिन बर्ड अपना नेस्ट को बाहरी दीवार में ही बनाती है, जिसकी वजह से वो ओपन टू शॉक्स एंड एक्सीडेंट्स रहता है। यानी बाहरी जगह पे बारिश होता है, तूफान आता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी शॉक उसको झेलना पड़ सकता है। इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मतलब एक्सीडेंट। आई विल नॉट चूज वॉट मैनी मैन डिज़ायर बिकॉज आई विल नॉट जम्प विथ कॉमन स्पिरिट्स। प्रिंस ऑफ एरागन कह रहा है कि हम जो मैनी मैन डिज़ायर करते हैं उसको चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑर्डिनरी डिज़ायर से अग्री नहीं करते हैं। एंड रैंक मी विद द बारबरस मल्टीट्यूड्स, वो क्राउड को अनसिविलाइज्ड समझता है, बारबरस समझता है, इसलिए उसके साथ मतलब उसके जैसा कोई ओपिनियन प्रिंस ऑफ एरागन नहीं मेक करना चाहता है। वाई देन टू दी दाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस टेल मी वंस मोर what title thou dost bear. Who chooseth me shall get as much as he deserves. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिल्वर कैस्केट के नीचे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि जो मेरे को चूज़ करेगा उसको उतना मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है। एंड वेल सेड टू, फॉर हु शैल गो अबाउट टू कॉज एंड फॉर्च्यून एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट। बोल रहा है कि बहुत अच्छा ये बात है जो लिखा हुआ है, क्योंकि कौन फॉर्च्यून को चीट करेगा, कॉजन करेगा, चीट करेगा, और बिना किसी मेरिट के ऑनरेबल, बिना किसी मेरिट के ऑनर को पाना चाहेगा, यानी बिना किसी योग्यता के वो ऑनर डिज़र्व, जो भी इंसान ऑनर डिज़र्व करता है उसको उतना ही मिलना चाहिए। इसका ये कहने का मतलब है, लेट नन प्रेज्यूम टू वेयर एन अनडिज़र्व्ड डिग्निटी, किसी को भी डिग्निटी नहीं मिलना चाहिए अगर वो डिज़र्व नहीं करता है तो। Oh, that estates, degrees and offices were not derived corruptly, and that clear honor were purchased by the merit of the wearer. बोल रहा है कि जितने भी रैंक्स, प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो करप्टली नहीं डिराइव किए जाते हैं, और क्लियर ऑनर उसी को मिलना चाहिए जो आदमी उसको डिज़र्व करता है। हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, हाउ मैनी देन शुड कवर, कुछ लोग अपना माथा को, अपने हेड को कवर करते हैं ताकि वो दूसरे को रिस्पेक्ट दिखा सकें, और जिसको रिस्पेक्ट दिखाया जाता है उसका हेड बेयर रहता है, वो अपने हेड को कवर करके नहीं रखता है। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता कि जो इंसान जो चीज़ डिज़र्व करता उसी के हिसाब से उसको चीज़ मिलता तो सिचुएशन रिवर्स हो गया होता। यानी आज जिसका रिस्पेक्ट किया जा रहा है और जो बेयर हेड के साथ खड़ा है
वो उसको फिर रिस्पेक्ट करना पड़ता दूसरों को और उसको अपना हेड कवर करना पड़ता। एक तरह से वो ये कह रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो बहुत जस्टिस वाला है कि जो चीज़ डिज़र्व करता है उसको वो वही मिलता है। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता कि डिज़र्व करने के हिसाब से चीज़ मिलता तो उलट गया होता सिचुएशन। हाउ मेनी बी कमांडेड दैट कमांड, यानी कि आज जो लोग कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं दूसरों को, अगर उसको डिज़र्व करने के हिसाब से उसका पोस्ट मिलता तो ऐसा हो सकता था कि उसको कमांड किया जा रहा होता, यानी कोई और उसको ऑर्डर दे रहा होता। How much low peasantry would then be gleaned from the true seed of honor? वो सोच रहा है कि जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनको कितना ऑनर मिल पाता है और कितना उनको मिलना चाहिए। अपने हार्ट से वो सोच रहा है कि हाउ मच लो peasantry would then be gleaned from the true seed of honor, and how much honor picked from the chaff and ruin of the times to be new varnished. chaff का मतलब होता है रबिश, हस्क, जो कि कॉर्न से पिकअप किया जाता है जब सीड वुड्स अलग कलेक्ट हो जाता है तब। तो कितना सारा ऑनर, यानी कितने सारे ऑनरेबल लोगों को, यहाँ पर हाउ मच ऑनर से मतलब है कितने सारे ऑनरेबल मैन को पिक किया जा सकता है रबिश हस्क से। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि सोसाइटी नीचे दर्जे का मानती है, रबिश मानती है, उनमें से भी कई सारे ऑनरेबल मैन को चूज़ किया जा सकता है, उनमें से निकाला जा सकता है और फिर वो ड्रेस्ड अप हो जाएंगे, न्यूली ड्रेस्ड अप हो जाएंगे। कैसे? ऑनरेबल उनका ड्रेस हो जाएगा। यहाँ पर ड्रेस्ड का मतलब है ड्रेस्ड इन ऑनर। बहुत सारे ऐसे ऑनरेबल मैन को निकाला जा सकता है रबिश हस्क से, चैफ से, बोलने का तरीका है, जो कि न्यूली ऑनर में ड्रेस किए जा सकते हैं। वेल, बट टू माई चॉइस who chooseth me shall get as much as he deserves. I will assume desert. बोल रहा है कि हम ये वाला को चूज़ करेंगे। I will take that which I deserve. Give me a key for this and instantly unlock my fortunes here. He opens the silver casket. वो इसको चूज़ कर लेता है और देखना आजमाना चाहता है अपनी किस्मत को और सिल्वर कैस्केट को वो ओपन करता है। पोर्शिया बोलती है, Too long a pause for that which you find there. बोल रही कि तुम काफ़ी लंबा रुके, काफ़ी लंबा तुमने कैलकुलेशन किया इस सिल्वर कैस्केट को चूज़ करने से पहले। एरेगन बोलता है, What's here? The portrait of a blinking idiot? Presenting me a schedule. I'll read it. यानी एक इडियट का वहाँ पे पोर्ट्रेट है, ब्लिंकिंग इडियट का, यानी आँख को जब हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो उसको ब्लिंक करना बोलते हैं, ऊपर नीचे जो हम लोग करते हैं। तो वो एक रिटन पेपर वहाँ पे है जिसको वो पढ़ रहा है। हाउ मच अनलाइक आर दाउ टू पोर्शिया, हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग्स। वो ब्लिंकिंग इडियट का पोर्ट्रेट वहाँ पे उसको मिला है, पर वो चाह रहा था कि वहाँ पे पिक्चर हो पोर्शिया का। तो बोल रहा है कि कितना अनलाइक है, मतलब कितना अलग है, तुम पोर्शिया के पोर्ट्रेट से कितना अलग हो, और तुम मेरे होप से, जो हम आशा किए थे, जो हम सोचे थे कि जो हम डिज़र्व करते हैं, उन सब से तुम कितने अलग हो। हु चूज़eth मी शैल हैव एज मच एज ही डिज़र्व्स, डिड आई डिज़र्व नो मोर देन अ फूल्स हेड। क्या हम बस इतना ही डिज़र्व किए थे? क्या इस फूल का पिक्चर ही हम डिज़र्व कर रहे थे? इज़ दैट माई प्राइज? आर माई डेजर्ट्स नो बेटर? मतलब डू आई डिज़र्व नो मोर देन दिस? तो पोर्शिया बोलती है, टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस एंड ऑफ अपोज्ड नेचर्स। यानी गलती करना, ऑफेंस करना, ऑफेंड करना, और एक है जजमेंट करना। ये दोनों अलग अलग ऑफिस होता है। यानी क्रिमिनल जो होता है, या कोई भी गलती करने वाला फॉर दैट मैटर, और जजमेंट पास करने वाला, ये दोनों का ऑफिस अलग अलग होता है और दोनों का नेचर अपोजिट होता है। एरेगन बोलता है, What is here? Reads, the fire 7 times tried this. This इसका मतलब है this was tested 7 times by fire. सिल्वर के लिए बोला जा रहा है कि सिल्वर का जो मेटल है उसको 7 times फायर टेस्ट किया। 7 times tried that judgment is that did never choose amiss.
डिड नेवर चूज अमिस मतलब इट नेवर गोज रॉन्ग, यानी जो भी जजमेंट हम लोग 7 बार सोचने के बाद लेते हैं वो कभी गलत नहीं होता है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ एरागन भी बहुत कैलकुलेशन किया कैस्केट को चूज़ करने से पहले, लेकिन शायद 7 बार नहीं किया। तो 7 बार चूज़ किया, 7 बार सोचा हुआ जो जजमेंट होता है वो कभी गलत नहीं जाता है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। सम देयर बी दैट शैडोज किस, यानी कुछ लोग केवल शैडोज़ को चेज करते हैं, केवल परछाई के पीछे भागते हैं। सच हैव बट अ शैडोज ब्लिस, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको हैप्पीनेस का भी शैडो मिलता है। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का भी शैडो मिलता है। दे गेट ओनली एन इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। देयर बी फूल्स अलाइव आई विश सिल्वर्ड ओवर एंड सो वॉज दिस, बहुत सारे फूल्स हैं जो अभी अलाइव हैं, जो जिंदा है सिल्वर हेयर के साथ, ओनली टू रिवील देयर ओल्ड एज, मतलब बहुत सारे फूलिश लोग हैं जिनका बाल सफ़ेद हो चुका है और इस तरह से सिल्वर कलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और उनका सिल्वर हेयर सिर्फ यही बताता है कि वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। और इसी तरीके से ये कैस्केट भी सिल्वर कवरिंग से डिस्गाइज्ड था, यानी कि सिल्वर कैस्केट कोई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चीज़ नहीं है कि जिसको तुम चूज़ किए, तो ये केवल सिल्वर कवरिंग से डिस्गाइज किया हुआ कैस्केट था। जिस तरीके से बूढ़े लोगों के ऊपर सिल्वर कलर का हेयर होता है और वो सिर्फ उनका ओल्ड एज ही रिवील करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक वॉट वाइफ यू विल टू बेड, आई विल एवर बी योर हेड, मतलब तुम जिस भी चीज़ का विश करते हो, जिस भी वाइफ को अपने बेड तक ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे सर रहेंगे। और हम कौन? ये फूलिश, ये ब्लिंकिंग इडियट, यानी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल इडियट की तरह है। सो बी गॉन यू आर स्पेड, यू हैड योर ट्राई, मतलब तुम अपना चांस, तुम अपना जो चूज़ करने का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी था वो अब ख़त्म हो चुका है। स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर बाय दैट टाइम आई लिंगर हियर, यानी कि एरागन सोच रहा है कि अब इतना कुछ हो गया तो स्टिल मोर फूल, इससे भी ज़्यादा इडियोटिक हम अपीयर करेंगे सबके सामने अगर हम और ज़्यादा देर तक यहाँ पे लिंगर करेंगे, और ज़्यादा देर तक यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ठहरेंगे। तो विथ वन फूल्स हेड आई केम टू वू बट आई गो अवे विथ टू, बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे तो एक ही इडियट के हेड से आए थे, यानी मेरा खुद का हेड जो है वो इडियट का ही है, और हम उस एक हेड के साथ लेडी पोर्शिया को वू करने के लिए आए थे, और अब हम 2 इडियोटिक हेड्स के साथ जा रहे हैं, एक मेरा खुद का और एक जो हमको यहाँ पे मिला। स्वीट एडियो आई कीप माई ओथ पेशेंटली टू बेयर माई रॉथ, एक और फिर वो चला जाता है। वो बोल रहा है फेयरवेल स्वीट लेडी, हम अपना प्रॉमिस को रखेंगे और हम पेशेंस के साथ अपना मिसफॉर्च्यून को सहेंगे। रॉथ का मतलब मिसफॉर्च्यून, बैड लक। तो पोर्शिया बोलती है दस हैड द कैंडल सिंक्ड द मॉथ, यानी कैंडल एक और मॉथ को, मॉथ एक इंसेक्ट होता है जो कि जल जाता है कैंडल से, तो बोल रही है कि ये जो कैंडल है वो एक और इंसेक्ट को जला दिया। यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है। कैंडल यहाँ पे वो कैस्केट्स है जो कि चूज़ करना है। पोर्शिया के फादर जिस तरह का विल रखे हैं पोर्शिया के हस्बैंड के लिए या पोर्शिया के लवर के लिए, वो ये है कि कैस्केट्स को चूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैंडल है और जिसकी वजह से बहुत सारे मॉथ, बहुत सारे इंसेक्ट्स बर्न होते जा रहे हैं। सिंग्ड का मतलब है बर्न्ड, द कैंडल बर्न द मॉथ। हम लोग देखेंगे कैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को भी गोल्ड कैस्केट को चूज़ करके बर्न हो गया, वो भी एक मॉथ की तरह है, पोर्शिया कंसिडर कर रही है उसको। और प्रिंस ऑफ एरागन भी अभी सिल्वर कैस्केट को चूज़ करता है और जल जाता है। और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो लोग गलत डिसीजन लेते हैं, कैस्केट को सही नहीं चूज़ कर पाते हैं। तो पोर्शिया कह रही है दस हैड द कैंडल बर्न द मॉथ, ओ दीज डेलिबरेट फूल्स, व्हेन दे डू चूज़ they have the wisdom by their wit to lose। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, जानते हुए, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कैलकुलेटिंग, यानी ये जो फूलिश मैन है ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं कैस्केट को चूज़ करने से पहले, लेकिन जब ये लोग चूज़ करते हैं तो दे हैव द विजडम ऑफ देयर इनसफिशिएंट नॉलेज
दैट मेक्स देम लूज। इनके पास नॉलेज इनसफिशिएंट रहता है, ज्ञान का कमी रहता है, जिसकी वजह से ये लोग हार जाते हैं। तो नेरेसा बोलती है द एंशिएंट सेइंग इज़ नो हेरेसी, हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी। ये एक कहावत है कि हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, जिसका मतलब है कि एक आदमी का मृत्यु, उसको हैंग जैसे बोलते हैं ही वॉज हैंग टू डेथ, तो एक आदमी का डेथ और वाइविंग यानी एक आदमी का शादी, वो वाइफ को पाता है, उसका मैरिज होता है। तो डेथ और मैरिज ये दोनों लक डेस्टिनी के बेसिस से होता है, यानी किस्मत चाहती है उसी तरीके से हैंगिंग होता है, डेथ होता है और मैरिज होता है। तो ये जो सेइंग है ये हेरेसी नहीं है, ये फॉल्स नहीं है। पोर्शिया बोलती है कम ड्रॉ द कर्टन नेरेसा, एंटर अ सर्वेंट। पोर्शिया कर्टन को ड्रॉ करने के लिए बोलती है नेरेसा को। एक सर्वेंट एंटर करता है और पोर्शिया उससे पूछती है, और सर्वेंट उससे पूछता है कि मेरी लेडी कहाँ है, वेयर इज़ माई लेडी। तो पोर्शिया बोलती है व्हाट वुड माई लॉर्ड। सर्वेंट बोलता है मैडम देयर इज़ अ लाइटेड एट योर गेट अ यंग वेनिशियन, यानी आज आपके गेट में एक यंग वेनिशियन आया है, वेनिस का रहने वाला एक यंग आदमी आया है, और जिसकी वजह से आपके गेट में आज रोशनी हो गया है, लाइटेड। वन दैट कम्स बिफोर टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड, और ये वो आदमी है जो कि अपने लॉर्ड का अराइवल को सिग्निफाई कर रहा है, यानी ये एक तरह से मैसेंजर है। फ्रॉम होम ही ब्रिंगेथ सेंसिबल रिग्रीट्स, और वो ग्रीटिंग्स लाया है, सेंसिबल ग्रीटिंग्स लाया है। टू विट बिसाइड्स कमेंट्स एंड कोर्टियस ब्रेथ, यानी वो जो आदमी है और वो जो मैसेंजर है उसके अराइवल से ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत ही प्रेज वर्दी हैं। कमेंट्स मतलब प्रेजेस होता है, और बहुत ही कर्टियस है। गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू, इनके पास वैल्यूज़ है, कैरेक्टर का इनके पास वैल्यू है। येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, और हम आज तक ऐसे प्यार के दूत को नहीं देखे। अ डे इन अप्रैल नेवर केम सो स्वीट टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉज एट हैंड। अप्रैल का कोई भी डे इस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ ये बताते हुए कि आने वाला समर कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है या कितना ज़्यादा समर पड़ने वाला है। एज दिस फोर्स परर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड, फोर्स परर मतलब हॉर्समैन। तो ये जो हॉर्समैन आया है, ये जो अपने लॉर्ड का मैसेंजर आया है, इसके आने से ये पता चल रहा है कि जो लॉर्ड हैं वो कितने ज़्यादा कर्टियस होंगे, कितने ज़्यादा कमेंडेबल प्रेज वर्दी होंगे, और इस तरीके से सर्वेंट उसका तारीफ़ कर रहा है। तो पोर्शिया बोल रही है नो मोर आई प्रे दी, आई एम हाफ अफियर्ड दाउ विल्ट से एनन ही इज सम किन टू दी। बोल रही कि बस ज़्यादा मत बोलो, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो हाफ डर चुके हैं कि तुम उसका इतना तारीफ़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा कोई किन है, कोई रिलेटिव है। दाउ स्पेंडेस्ट सच हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम, मतलब तुम बहुत ज़्यादा उसका तारीफ़ कर रहे हो। कम नेरेसा for I long to see quick Cupid's post that comes so mannerly। नेरेसा से कह रही है कि नेरेसा आओ, हम भी विश करते हैं इस आदमी को देखना जो कि क्यूपिड का मैसेंजर है, मतलब क्यूपिड गॉड ऑफ लव होते हैं, तो उनका मैसेंजर है जो इतना मैनरली, इतने अच्छे तरीके से आया है। तो नेरेसा बोलती है बेसानियो लॉर्ड लव इफ़ दाई विल इट बी। पहले भी पोर्शिया और नेरेसा बेसानियो के बारे में बात कर चुके हैं कि एक यंग वेनेशियन था जो आपके पापा के समय में, जब आपके पापा थे उस समय वो एक लड़का आया था, कि आप उसको रिमेंबर करती हैं? ऐसा नेरेसा पोर्शिया से पूछती है। तो पोर्शिया कहती है कि हाँ आई रिमेंबर हिम वेल। तो यहाँ पे इसीलिए नेरेसा को पता है कि हो सकता है कि वो बेसानियो हो, वो श्योर तो नहीं है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो बेसानियो हो। और फिर बोलती है लॉर्ड लव इफ़ दाई विल इट बी, यानी भगवान करे लॉर्ड लव कि वो बेसानियो ही हो, अगर आपका मर्जी भी है ऐसा तो। और फिर वो लोग चले जाते हैं और सीन ख़त्म हो जाता है।